मैं जिस टॉपिक पे आऊंगा दैट इज मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं एक टेबल बनाता हूं। मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन। लेकिन ये आप देख रहे हो कि 2x2 का टेबल है, तो देयर शुड बी समथिंग एल्स विद द वाई एक्सिस एज वेल। एट रेस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये अपने एमसीक्यू ऐसे आते हैं आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स हेल्प इन इंस्पायरेशन ड्यूरिंग रेस्ट, which of the following muscle help in inspiration during exercise, and vice versa for the expiration as well. If it is inspiration and it is at rest, the only muscle which is involved is diaphragm. Only muscle which is involved is diaphragm. If it is expiration and it is at rest, no muscle involved. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ये जो अगर कहीं पे आपको ये वर्ड लिखा मिल जाए ना, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एक्टिव प्रोसेस मीन अ मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग, पैसिव प्रोसेस मीन्स अ मसल इज रिलैक्सिंग। यहां पे वो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला वो वाली बात नहीं हो रही है। वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और थे, डाउन द कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, वो वाली बात नहीं हो रही। मैं आपको प्रोसेस की बात बता रहा हूं कि कोई भी बॉडी का मैकेनिज्म अगर उसको एक्टिव मैकेनिज्म कहा जा रहा है तो इसका मतलब है उसमें मसल इन्वॉल्व है, और ना सिर्फ मसल इन्वॉल्व है बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। और अगर किसी को पैसिव कहा जा रहा है, इसका मतलब है जो मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी की रिलैक्सेशन की वजह से ये काम हो रहा है। तो ये भी कह सकते हैं नो मसल इन्वॉल्व, ये भी कह सकते हैं इट इज अ पैसिव प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस। इफ इट इज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक बात नहीं भूलनी, अगेन डायफ्राम तो होगा ही होगा, ये आउट नहीं हो रहा है। यहां पे ये स्टूडेंट अक्सर इसको मिस कर देते हैं और दूसरे मसल जो लिखने लगा उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ये जो इंस्पायरेशन में ये हर तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ अब इसकी हेल्प के लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कौन से होते हैं? रिब्स के अंदर। कोस्टल का जब भी वर्ड यूज होता है मेडिकल साइंस में, इट इज ऑलवेज रिब्स। इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बाहर की तरफ होते हैं, रिब्स के दरमियान होते हैं। स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ये कहां पे होता है? नेक में। एंड सम स्केलेनाई मसल्स, दीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। ये सब मिलके आप जरा देख रहे हो नंबर ऑफ मसल कितना ज्यादा है, और ये मिलके सारा क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसी एक्टिव प्रोसेस को जो रेस्ट में भी एक्टिव था, तो ऑटोमेटिकली अगर वो एक्सरसाइज में जाएगा तो उस एक्टिविटी के लिए ज्यादा जोर लगना है। तो ज्यादा जोर को लगाने के लिए द नंबर ऑफ मसल्स हैज सर्टेनली इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट। और यही मैं बात करूं मसल ऑफ एक्सपायरेशन, अब हमें पहले से पता है कि रेस्ट में एक्सपायरेशन के अंदर मसल इन्वॉल्व था ही नहीं, तो अब जो मसल्स हम लिखेंगे वो सिर्फ एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व तो होंगे, लेकिन एक कंडीशन साथ लग गई है। वो कौन सी कंडीशन है? एक्सरसाइज। और जिसमें नंबर 1 है एब्डोमिनल रेक्टाई। ये 1 2 3 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी ग्रेड में आ जाता है, किसी एमसीक्यू में आ जाता है। आपको कोई एक पिक करना होता है, मसल सारे लिखे होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एट एक्सरसाइज, और यही वाले सारे मसल्स लिखे हुए हैं, you have to pick out diaphragm. Similarly, if this question is for expiration, the number 1 are abdominal recti, then internal intercostals. It is basically the opposite, the external for inspiration, the internal for expiration. इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो एक ब्रीफ सा टेबल है just for a quick revision of the muscles involved during the resting condition and exercise। इसमें कंडीशन ये लगेगी। अब अगर एमसीक्यू की स्टेटमेंट आ गई ना, तो आपने जरा फोकस कर लेना है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे, आपको पता ही है, लेकिन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फोकस वेदर इट इज आस्क्ड ड्यूरिंग रेस्ट और इट इज आस्क्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज।